नमस्ते दोस्तों, नए साल में आपका स्वागत है। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का पहला वीडियो हम GSKARSYS टीम के साथ बना रहे हैं। आज हमारे साथ हैं सीए अर्चना जैन मैम, हेलो, और सीए योगेश हरजाई सर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई विश वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। दोस्तों, आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग और आई वुड से डिस्प्यूटेबल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन अराइजेस इन केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस टू बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इन केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, when a supplier is engaged in supply of works contract services in various states, whether he requires registration in every state where the site is located, where that immovable property constructed or to be constructed is located, this is the moot question. Because up till now, even after 1.5 years of GST's inception, up till now there is a lot confusion about the registration provisions and place of supply provisions. Place of supply in case of immovable property is compulsorily to be the place where the property is situated. But registration, for taking registration at that particular place, it is not required. That place of supply is to be determined first. In order to determine this question whether in case of works contract services the registration is compulsorily required at every place where the property is situated, we have to understand that what registration provisions are saying. According to section 22 of CGST Act, it says that the person has to take registration from every place where he makes a taxable supply. Now, in order to determine that whether he is required to take registration at a particular place, it is to be determined, it is to be computed that from where he makes a taxable supply. And now, because it is a works contract and it is a supply of service, so we have to determine the location of the supplier of service. I would request Archana ma'am to put some light on it. Thank you, sir. It is very interesting fact, sir. Work contract is a service जिसमें गुड्स भी यूज होते हैं, सर्विस भी यूज होती है और अल्टीमेटली एक टैंजिबल प्रॉपर्टी बन के आएगी। बट बिकॉज उसको जीएसटी ने लिया है एज अ सप्लाई, तो हमें सर्विस के जो भी प्रोविजंस हैं वो देखने होंगे। सो बेसिक प्रोविजन क्या कहता है रजिस्ट्रेशन का, कि सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा। सर्विस प्रोवाइडर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी उसका जो यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेगा। लाइक वी ऑल आर सिटिंग इन दिल्ली, सो हम लोग यहाँ से सर्विस देते हैं तो हमारे लिए ये प्लेस ऑफ बिजनेस है और हमें दिल्ली स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है। एंड सेम प्रोविजन गोज फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, बिकॉज उसको जीएसटी ने एक सर्विस माना है। उसके बाद सेकंड क्या आता है कि चलो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस तो हो गया एक अलग चीज। अब उसके अलावा अगर मेरा कोई और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है किसी और स्टेट में, तो मुझे वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन लेना मेरे लिए कंपल्सरी हो जाएगा अंडर जीएसटी। अब फिक्स एस्टैब्लिशमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफाइंड है, जिसको हम आगे सुनेंगे। उसके बाद तीसरी बात क्या कहता है कि भाई चलो आपका फिक्स एस्टैब्लिशमेंट भी हो गया और आपके किसी और स्टेट में है तो वो एक अलग प्रोविजन हो गया। बट अब अगर मैं कहीं अलग अलग स्टेट से, यानी 4-5 स्टेट से सर्विसेज दे रही हूँ, जो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में बहुत आम बात है। मेरे लिए कहीं पे एक प्रोजेक्ट गुड़गांव में हो सकता है, दूसरा प्रोजेक्ट बेंगलोर में हो सकता है। सो इट इज वेरी कॉमन अंडर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं मल्टीपल जगहों से वही सर्विस यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रही हूं, तो मेरा प्रोविजन कहता है कि वो जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा अंडर जीएसटी, जो कि ज्यादा क्लोजली या ज्यादा डायरेक्टली उस जगह से लिंक कर सकते हो या आप अपने उस प्रोजेक्ट से लिंक कर सकते हो। तो थर्ड प्रोविजन ये कहता है। उसके बाद हम आते हैं डी क्लॉज में। तो डी क्लॉज क्या कहता है कि अगर आप 1 यानी ए बी सी कहीं फॉल नहीं कर रहे हो या कहीं पे भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करा पा रहे हो, यानी आपका यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, कोई परमानेंस नहीं है, तीसरा आप मल्टीपल दे रहे हो जगहों से बट आपके पास डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, तो क्या करोगे। तब उसने सबसे बढ़िया बोला है कि तब आपका यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी मैं जहां पे रहती हूँ मेरा यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस,
या सर्विस प्रोवाइडर का यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, वो मान लिया जाएगा आपका प्लेस ऑफ बिजनेस और आपको उस स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना पड़ेगा। अब जैसे हमने इन सारे डेफिनेशंस या इन क्लॉजेस के अंदर वर्ड सुना है फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिफाइंड है और ये जीएसटी में डिफाइंड है। तो मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमारे को फिक्स एस्टैब्लिशमेंट के बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। थैंक यू मैम। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंड्स एक चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर मान लीजिए मैं कंपनी रजिस्टर्ड हूं दिल्ली में, लेकिन मुझे जहां पे कंस्ट्रक्शन करनी है वो साइट है फॉर एग्जांपल यूपी में, तो अक्सर हम लोगों को एक साइट ऑफिस बनाना पड़ता है वहां पर। तो क्या वो साइट ऑफिस हमारा फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता है? इसके लिए आप पहले समझेंगे फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है क्या। तो जो डेफिनेशन हमें लॉ में दी गई उसमें दो फैक्टर्स हैं जो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने चाहिए। पहला क्या है, देयर हैज टू बी सम सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, मेरी एक प्रेजेंस वहां होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि मैं वहां हूं। और सेकेंडली क्या है, देयर हैज टू बी एन एक्यूरेट टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एक सफिशिएंट स्ट्रक्चर होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज का, टेक्निकल रिसोर्सेज का। अगर तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर जाती हैं मेरे साइट ऑफिस पे, तो वो मेरा एक फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारे पास हम कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का, उसके लिए बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं, लेबर का हो गया, आर्किटेक्ट का हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन का हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब या तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मैं यहीं अपने दिल्ली ऑफिस में बैठ के यहीं दिल्ली से बंदे हायर करता हूं, उन्हीं के साथ एग्जीक्यूट करता हूं, उन्हें कहता हूं भाई आप वहां जाओ और आप लोग वो काम एग्जीक्यूट करो, और सिर्फ उनकी सुपरविजन के लिए एक साइट ऑफिस बना जरूर हुआ है मेरा, एक बंदा को मैंने हायर कर लिया या यहीं से भेज दिया कि एक बंदा ये चीजों को देखे और मुझे रिपोर्ट करता रहे। अब इस केस में मैं ये नहीं कह सकता देयर इज अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज जो मेरी लगाई हुई है, क्योंकि मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने यहीं से कर दिए। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है कि मेरा जो साइट ऑफिस बना है मैं वहीं पे जाऊं, वहीं पे बंदे हायर करूं, वहीं पे सब कॉन्ट्रैक्ट करूं, वहीं के लोकल जो लेबर्स हैं उनको हायर करूं, या आर्किटेक्ट्स या जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं वहीं बैठ के सारे एग्जीक्यूट करूं। अब उस केस में क्या है, क्योंकि वहां सारी टीम मेरी ही लगी हुई है, तो ये मेरे पास फैक्टर आ जाता है सफिशिएंट डिग्री ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज। इस केस में वो मेरा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बन सकता है। बट यहां फैक्टर आता है कि जब बन जाएगा या नहीं बनेगा, उस केस में क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा, और उसके लिए मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है। तो मैं राजेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार वो इस पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों जैसे अभी योगेश जी ने बताया कि फिक्स एस्टैब्लिशमेंट कब बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केस, एंड टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस एंड सूटेबल रिसोर्सेज of human and technical nature. If both the things coexist, then it would be considered as a fixed establishment. Now the moot question from where we actually started is that whether we require registration at every place where we execute that works contract service. Now if the subcontracts or other supply of services which are being obtained in provision of the works contract service, if input is to be taken at the place where the site is registered, say for example in case of these architectural services or interior decoration services, the place of supply shall be the place where the human property is situated, and if I hire from there only, then I have to then those service providers would be charging CGST, SGST, and then in order to take credit of those supply of services, I have to take registration at that particular place. So if fixed establishment is there, then the location of supplier shall be in this case UP, because the contract is to be executed at UP. Then C+ has to be applied, and then input tax credit is available even those which are taken intra-state supply of inward supply of services. If there is no fixed establishment, then location of supplier of services shall be Delhi only, क्योंकि यूपी में मेरा कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, दिल्ली में ही होगा। Then इस केस में I'll be charging IGST and ITC shall not be available. So now these things has been addressed. Now I would request ma'am to conclude it. यस सर, आप दोनों ने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है कि लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होगी और आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना। एज योगेश जी टोल्ड, वो दोनों की दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव होनी चाहिए, यानी उन दोनों के बीच में प्लस या एंड का साइन है, तो
ऐसा नहीं हो सकता कि अगर परमानेंस नहीं है या उन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फाउंडेशन नहीं करता। अब अगर हमने बोला, जैसे सर ने एक्सप्लेन करा, फर्स्ट केस में अगर आपने यूपी में रजिस्ट्रेशन ले ली तो आपको वहां पे जो भी आप लोकल प्रोक्योर कर रहे हो वो सारा का सारा आपको क्रेडिट उसका अलाउ हो जाएगा, चाहे वो C+S हो चाहे वो आई लग के आए हो। और अगर सेकंड केस में हम मानते हैं कि आपका कोई परमानेंस नहीं है वहां पे, तो आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं ली, तो उस केस में आपने जो भी लोकल प्रोक्योर करा, चाहे वो गुड्स प्रोक्योर करे चाहे वो आपने सर्विसेज प्रोक्योर करी, तो वो आपका आईटीसी जो है वहीं पे लैप्स हो जाएगा। सो अगेन इट हैज टू बी स्टडीड लाइक ऑन केस टू केस बेसिस कि आपका जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस का उसका आ रहा है विज विज योर आईटीसी लैप्स, तो उन दोनों के अंदर आपको जो दिखता है बेनिफिशियल है आप वो करेंगे। बट अदरवाइज हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपको कब रजिस्ट्रेशन लेनी है और कब रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। I think that was the question and we have... So it means it is not always mandatory to take registration at every site from where you execute the works contract service. Thank you very much. It will be a great relief yes, for it will the be, service providers. Absolutely, big relief. So thank you very much viewers for watching this video and thank you everyone Thank for you, sir. participating. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you.